नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। 300 साल में जहां कभी दंगे नहीं हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि उस नागपुर में भी दंगे हो ही गए। 1707 में औरंगजेब मरा और अगर देखा जाए तो एक साधारण सी कब्र बनी उसकी, और 2025 में लोगों को याद आया कि ₹13.25 में बनी औरंगजेब की वह कब्र भारत देश के लिए खतरा है। ठीक तब जब बेरोजगारी चरम पर है, महाराष्ट्र में एक शिक्षक ने 18 साल से वेतन न मिलने के बाद अपनी जान दे दी। एक पुरस्कृत, एक उन्नत किसान का पुरस्कार प्राप्त करने वाले एक 35 वर्षीय किसान ने कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर ली। उस किसान को पिछले दिनों शेतकारी सम्मान से सम्मानित किया गया था। हिंदू और मुसलमान दोनों को गुस्सा आया तो कब्र पर जिंदा लोगों के लाश बनते जाने का और क्या सबूत होगा। जो देश वर्तमान और भविष्य को छोड़कर इतिहास में जीने मरने लगता है, वह अपने नागरिकों की तबाही की इबारत खुद लिख रहा होता है। और औरंगजेब की क्रूरता के किस्सों के बीच फिल्म, नेताओं की तकरीरें और पुलिस अफसरों की नेतागिरी, नागपुर से लेकर उत्तर प्रदेश के संभल तक का माहौल बेहद जहरीला बना दिया है इन चीज़ों ने। होली और ईद की मिठास का तो इस बवाल ने स्वाद ही कसैला कर दिया है। और अगर बात करें चौथे स्तंभ की, मीडिया की, तो इधर 15 दिनों से मीडिया भारत का ज़्यादातर, मैं सभी को तो नहीं कहता, लेकिन ज़्यादातर मुख्य धारा का मीडिया, जो उसका प्रसारण था, अगर आप रिवाइंड करके देखेंगे तो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कराकर मानेगा। सुबह से पानी पी कर रात तक सिर्फ औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब, मुसलमान औरंगजेब, नफरत, हिंदू, इसके अलावा कुछ नहीं। और आखिरकार मुझे लगता नहीं कि ऐसी किसी के मंसूबे होंगे, होने भी नहीं चाहिए, लेकिन कृत्य से तो यही लगा कि नफरत फैलाने में कहीं ना कहीं योगदान मीडिया का भी है। और आखिरकार बीती रात नागपुर में, नागपुर जो शहर है वो 300 साल पुराना है और उसके इतिहास में पहली बार वहां दंगा हुआ। नागपुर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि है। नागपुर संघ का मुख्यालय है। आज चर्चा न्यूज़ रूम में हो रही थी तो हमारे कई विद्वान साथी हमें करेक्ट कर रहे थे कि अब नागपुर मुख्यालय नहीं, अब दिल्ली मुख्यालय हो गया है। बहुत अच्छा मुख्यालय हो गया झंडेवालान में, और अब मोदी जी उसका लोकार्पण करने वाले हैं। लेकिन संघ का जन्म तो नागपुर से हुआ, और संघ को चाहे तंज लोग मारते हो तो नागपुर कह के, और उसकी प्रशंसा करते हो तो नागपुर कह के। तो संघ और नागपुर की पहचान कोई इतिहास मिटा नहीं सकता। उस नागपुर में ये हिंसा हुई। उस नागपुर में जहां के नागपुरी संतरों का स्वाद बेहद खटमिठा होता है, और ये स्वाद भेद नहीं करता कि इसे हिंदू खा रहा है, मुसलमान खा रहा है, कौन खा रहा है। ऐसे नागपुर में सांप्रदायिक हिंसा हुई, आगजनी हुई, पथराव हुआ, और माहौल बेहद जहरीला है। और दूसरी तरफ मैं एक संघ के नेता इंद्रेश जी का एक वीडियो देख रहा था, जिसमें वो कह रहे थे, संभल को लेकर उनकी बात थी कि पिछले कई दिनों से, काफी दिनों से कुछ चंद लोग, मुट्ठी भर लोग अमन के दुश्मन बने हुए थे, लेकिन होली और जुमे ने एक साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में दोनों त्यौहार मने, और ऐसे लोगों को जवाब मिला। ये संघ के बहुत बड़े नेता हैं, वो इस बात को कह रहे थे, और वो खुद खजूर खिलाकर रोजा इफ्तारी मौलानाओं को करा रहे थे। इसी तरीके से एक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का हमने वीडियो आज देखा। वो वीडियो भी, उसमें भी मोहन भागवत कुछ मुस्लिम समाज के लोगों को, मौलानाओं को सम्मानित कर रहे हैं।
तो ये दो तस्वीरें कैसे हो सकती हैं? या तो वो लोग झूठ बोलते हैं, जो विपक्ष के लोग संघ पर आरोप लगाते हैं, और या फिर कई कई चेहरे हैं राजनीतिक दलों के, सामाजिक संगठनों के। तो कुल मिलाकर इन सब के बीच अगर एक और बात इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हो गई, और वो है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता, अपनी पार्टी बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, जो खुद भी बुद्ध धर्म का अनुपालन करते हैं, स्वामी ने मिर्जापुर में कहा कि औरंगजेब तो कुछ भी क्रूर नहीं था, उससे कहीं ज्यादा क्रूरतम गांधी का हत्यारा गोडसे था। इस पर भी एक नया विवाद खड़ा हो गया। तो आज मंथन में हम इस बात पर चर्चा करेंगे, गांधी का हत्यारा गोडसे और क्रूरतम शासकों में से एक औरंगजेब। तो आज इस चर्चा को हम गांधी वर्सेस गोडसे से शुरुआत करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे कि क्या इस देश को हम किस तरफ ले जा रहे हैं। क्या हम इसी पे बात करेंगे? क्या हम इतिहास को याद करके अपना वर्तमान खराब करेंगे, अपना भविष्य बर्बाद करेंगे? ये बहुत अहम सवाल आज मंथन में हम रखेंगे। नागपुर में हिंसा के बाद विश्व हिंदू परिषद का बयान आया, उसके बाद शिवसेना का बयान आया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर के हैं, उनका एक जो घायल डीएसपी हैं, एएसपी हैं, जो भी एसीपी हैं, उनके साथ एक वीडियो चैट भी आया। लेकिन इन सबके बीच किस तरीके से क्यों हुआ नागपुर में, जानबूझकर हुआ, ये हिंसा किसने फैलाई, साजिश किसने फैलाई, ये पूछते तो आज सारे दिन भर सारे चैनल रहे इस बात को लेकर, चैनल और मीडिया माध्यम की, आखिर साजिश के पीछे कौन, किसने साजिश की। लेकिन असल में अपने गिरेबान में वो झांक कर देखेंगे तो मीडिया संस्थानों को भी, मीडिया चैनलों को भी इसका जवाब खुद अपने गिरेबान में मिल जाएगा। विश्व हिंदू परिषद का बयान पहले सुनिए। महाराष्ट्र के नागपुर में कल रात्रि को जो आगजनी और हमले की घटनाएं मुस्लिम समाज के एक वर्ग ने कल की है, वो पूर्णतः निंदनीय है। विश्व हिंदू परिषद के युवा विभाग, बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं के घरों के ऊपर हमले, बाद में पत्थर फेंक और कुछ महिलाओं के ऊपर हमले, हिंदू समाज के अनेक घरों के ऊपर हमले और वाहन जलाने की जो घटनाएं हुई है वह निंदनीय है। विश्व हिंदू परिषद इसका घोर शब्दों में निंदा करता है। एक तो ये झूठी बात कहकर ये कहा गया कि हिंदू समाज ने आयतें जलाई है, तो यह एक झूठा आरोप है। झूठा आरोप करते हुए यह हिंसा भड़काने का प्रयास हुआ है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। छत्रपति संभाजी महाराज नगर में जो औरंगजेब की कब्र है उसका महिमा मंडन बंद करना चाहिए, उसमें कोई सुधार करने का विषय भी नहीं सोचना चाहिए, और उसकी जगह पर वहां पर औरंगजेब को जिन्होंने पराजित किया, ऐसे श्री धनाजी और श्री संताजी तथा साथ में ही श्री राजाराम महाराज जी, इनका वहां पर स्मारक बनाकर यह जो एक विजय का स्मारक है कि मराठों के साम्राज्य में औरंगजेब को पराजित किया गया और उसकी मृत्यु यहां पर हुई, यह स्मारक वहां पर बनाने की आवश्यकता है। वही मांग विश्व हिंदू परिषद कर रही है, और इसलिए ऐसे हिंसा में लगे हुए लोगों को तुरंत कार्रवाई करके कठोर से कठोर रीति से इनका दमन करना चाहिए।
अब कहते हैं कि नागपुर में विश्व हिंदू परिषद का पुतला, विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब का पुतला फूंका, उसके बाद लोग भड़के। बहुत अलग अलग बातें हैं, लेकिन जिसने भी किया दोनों तरफ से हुआ, दोनों दोषी हैं इस बात को कहीं ना कहीं। लेकिन जो अभी विश्व हिंदू परिषद ने कुछ मांगे रख दी, जाहिर सी बात है अपने योद्धाओं को, वीरों को हमें सम्मान देना चाहिए, उन्हें महसूस करना चाहिए, लेकिन इस राष्ट्र की अमन चैन की कीमत पर मुझे लगता कि ऐसा करना बहुत समीचीन नहीं होगा। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता सांसद संजय राउत इस पूरे प्रकरण पर क्या कहते हैं वो सुनिए। लोगों की कोई भूमिका नहीं है और एकनाथ शिंदे की भी कोई भूमिका नहीं है। यह अमित शाह की भूमिका है। एकनाथ शिंदे बोल रहे, एकनाथ शिंदे जी की क्या भूमिका हो सकती है उसमें? कल तक तो 3 साल तक हमारे साथ रहे, उनको मालूम है क्या भूमिका है। शौर्य का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक कभी टूटना नहीं चाहिए। यह हमारी भूमिका है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से इतना बड़ा युद्ध किया है मराठाओं ने। छत्रपति जी के मृत्यु के बाद भी 25 साल औरंगजेब महाराष्ट्र में लड़ता रहा, लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर सका, और वहां उनकी कब्र। ये आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से दिखना चाहिए, चाहे अफजल खान की कब्र हो या चाहे औरंगजेब की कब्र हो। अगर इतिहास कोई समझने को तैयार नहीं तो इतिहास के शत्रु है, जो दुश्मन इतिहास के। तो नितिन गडकरी ने कहा है कि जो जात की बात करेगा उसे लात मारे। मैं गडकरी साहब के इस बयान का स्वागत करता हूं। उसने राष्ट्र हित की बात की। इस देश के भाजपा के पूरे कुनबे में और सरकार में एक ही नेता ऐसा है जो इस सरकार की बात करने की हिम्मत दिखाते हैं, और ये जो बात है गडकरी साहब की, इससे ही देश आगे बढ़ेगा। तो ये संजय राउत का बयान है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहे हैं, अब उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। आदमी को तो निलंबित कर दिया है, दोबारा ऐसी नौबत ना आए, ऐसा काम वो ना करे। और औरंगजेब का समर्थन इस महाराष्ट्र में कोई सहन नहीं करेगा, उसका महिमा मंडल कोई सहन करेगा नहीं। ये औरंगजेब, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे देश का दुश्मन था, वो देशद्रोही था, ये जुल्मी आक्रमणकारी था, माँ बहनों पर अत्याचार करने वाला था, मंदिरों को तोड़ने वाला था, और छत्रपति संभाजी महाराज पर अन्याय अत्याचार करने वाला था। ये महाक्रूर कर्मा था, और इसलिए उसको बिल्कुल उसका समर्थन जो भी करे उसको बख्शा नहीं जाएगा। मंत्रियों के खिलाफ ये जनता, ये जनता की भावना है, ये जनता की भावना है। देखो, जनता की भावना हमारे राजा के प्रति, छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति बहुत ही गंभीर है, और इसलिए उन्होंने जो आंदोलन किया है वो आंदोलन जायज है। उनके मन में जो है हमारे राजा के प्रति प्रेम भावना है, और औरंगजेब के प्रति जो देशद्रोही है उसके प्रति गुस्सा है। पुलिस पे हमला हुआ है, पुलिस पे हमला हुआ है, सोची समझी साजिश। देखिए, ये पुलिस पर हमला करना, पेट्रोल बम फेंकना, पत्थर फेंकना, हथियार से हमला करना, पुलिस के ऊपर हमला करना, फायर ब्रिगेड के ऊपर हमला करना, ये सोची समझी साजिश है। और इसीलिए जो सोची समझी साजिश से कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कानून जो भी हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाए। उत्तर प्रदेश के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो क्रूरतम बता दिया है गांधी जी के हत्यारे गोडसे को, सुनिए। ये भाजपा की एक सोची समझी साजिश है कि औरंगजेब पर बहस क्यों करती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्यारे नाथूराम गोडसे पर क्यों नहीं हत्या करती, उस पर क्यों नहीं बात करती। नाथूराम गोडसे जो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गोली मार के हत्या कर दी,
उस पर चर्चा नहीं करते, ऊपर सांप सूंघ जाता है। औरंगजेब ने तो अपने पिता को बंधक बनाया था, लेकिन नाथूराम गोडसे ने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए अगर औरंगजेब क्रूर था तो नाथूराम गोडसे महाक्रूर था। नाथूराम गोडसे पहले चर्चा करें, तब औरंगजेब पर चर्चा करें। सर एक सवाल और ले लीजिए। 80-20 तो उन्होंने उस दिन बोलना बंद कर दिया जिस दिन मैंने नारा दिया था 85 तो हमारा है, 15 में बंटवारा है। लेकिन इतना जरूर है कि योगी और अखिलेश में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अखिलेश की सरकार में भी गुंडाराज था, आज भी सरकार में बड़े पैमाने पर गुंडाराज है, जिसके नाते अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों पर बड़े पैमाने पर जुलती हिंसात्मक घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं आज हो रही है। पहले भी सरकार मनमाना पर उतारू होती थी, आज भी उतारू है। पहले भी अखिलेश यादव ने भी अनुसूचित जाति जनजाति के प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया था। आज भाजपा की सरकार पूरी तरीके से उस आरक्षण व्यवस्था को ही अजगर की तरह निकल गई है। और साथ ही साथ अखिलेश यादव जी खुद भ्रमित हैं। वो पीडीए की बात तो करते हैं, लेकिन एक ही परिभाषा, कभी एक ही परिभाषा अल्पसंख्यक बताते हैं, कभी अगड़ा बताते हैं, और कभी देश की आधी आबादी बताते हैं। तो जो खुद कंफ्यूज है वो दूसरों को दिशा क्या देगा। स्वामी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता आलोक वर्मा का बयान। देखिए, उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस देश का विकास किसने किया, इस प्रदेश का विकास किसने किया। लगातार मोदी जी के नेतृत्व में हम हिंदुस्तान का भला कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। शायद इसीलिए तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी है। और योगी जी ने लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात को बदला है, 2017 के बाद लगातार उत्तर प्रदेश की जो दशा दिशा है वो बदली है। तो जाहिर सी बात है वो इसीलिए बदली है क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो शहरी चुनाव हो, चाहे ग्रामीण इलाके का कोई चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। उसकी वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, माननीय योगी जी के ऊपर, माननीय मोदी जी के ऊपर देश का भरोसा है, उत्तर प्रदेश का भरोसा है। तो मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में क्या कुछ होता रहा है, बसपा में क्या कुछ होता रहा है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से शासन चलाती रही। कोई सीधा रिएक्शन ना दे के एक जनरल से रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी का, और होना भी चाहिए भाई। इस पर मसला बड़ा गंभीर है और गोडसे पर भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति बोलेगा भी क्या। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, संघ के विचारक के रूप में महेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, लंबे समय तक प्रचारक रहे हैं। डॉक्टर ओम सुधा सामाजिक चिंतक के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, असम के प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर भुवन भास्कर जोशी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सभी मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत आज मैं संघ के विचारक महेंद्र प्रताप सिंह से करूंगा। महेंद्र प्रताप सिंह, आपके पास आ रहा हूं। जो नागपुर में घटना हुई उसको लेकर लगातार चीज़ें चल रही थी और उनको एक्सेलरेट किया जा रहा था, पूरे देश में ये चल रहा था, बयानबाजी चल रही थी, मीडिया भी बराबर का शरीक है उसमें। और नागपुर तो एक ऐसा शहर है जहां इस तरीके की घटनाएं सुनने में नहीं आई हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि 300 सालों में वहाँ दंगा कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार ये स्थितियाँ बनी। और नागपुर से लेके संभल तक, संभल में पुलिस वाले नेता बन गए हैं, नेताओं जैसे बयान देने लगे हैं वो। तो एक अजीब टाइप का ट्रेंड चला है, जहाँ एक तरफ भागवत जी मौलानाओं को सम्मानित करते हैं, इंदिरेश जी खजूर खिलाते हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीरें। एक क्या हम जो इतिहास है, क्या वो अपने इतिहास को हम इस तरह देखेंगे कि हमारा वर्तमान और भविष्य भी खराब हो जाए? महेंद्र सिंह। देखिए उर्गेन जी, आपकी बात का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि हमको इतिहास के ऐसे जो घटनाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा इस तरह से महत्व नहीं देना चाहिए जिससे कि देश का वातावरण खराब। एक बात। दूसरी बात,
अभी आपकी बातचीत में बात आई कि आजकल संघ का मुख्यालय नागपुर की जगह दिल्ली हो गया, तो ऐसा नहीं है, आज भी मुख्यालय नागपुर ही है। नहीं, मैंने नहीं भवन कहा, मंत्रा- मैंने कहा नहीं, भवन माफी के साथ में कुछ लोग ऐसा मुझे कह रहे थे, मैंने कहा भाई आप लोग ज्ञानी हो गए, लेकिन जी जी नागपुर सही संघ की पहचान है। हो सकता है कि जी कोई जी झंडे वालान को डेवलप कर दिया गया हो, लेकिन मुझे मेरी जानकारी में ऐसा नहीं था, इसलिए मैंने कुछ रेफरेंसेस के साथ में ये बात कही थी। जी 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 केवल भवन बन जाने से मुख्यालय नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, मेरा निवेदन ये है, देखिए पिछली कुछ चर्चाओं में लगातार हम इससे जुड़ी विषयों पे बात करते रहे। देखिए, गोडसे को कभी कोई महिमा मंडन नहीं कर सकता। संघ का स्वयंसेवक, भाजपा का कोई नेता अगर ऐसा करता है तो ये पूरी तरह से, जिसको कहना चाहिए, सत्यता से परे। एक बात। दूसरी बात, जो औरंगजेब के बारे में अभी मिलन परानी जी का आपने बहुत अच्छा बयान सुनवाया, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की। देखिए, जो हमारे मान बिंदु हैं, अगर उनके प्रति समाज में जागृति आ रही है तो आप उससे बच के क्यों निकलना चाहते हैं? और देखिए, एक चीज और है, अगर सड़क पे कोई आदमी चल रहा है, मान लीजिए कोई ट्रेन में बैठा है, मान लीजिए कोई हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है, तो वो सुरक्षित अपने स्थान पे पहुंच जाए, ऐसी शुभकामना सबकी रहती है। लेकिन उसके बाद भी एक्सीडेंट होते हैं, उसके बाद भी दुर्घटनाएं होती हैं। तो हम केवल दुर्घटनाएं ना हो इसलिए मान बिंदुओं की बात करना बंद कर दें, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं। हमको अपने हिस्से की लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी, हमको अपने हिस्से की बात तो करनी ही पड़ेगी। अगर हम किसी घटना दुर्घटना से प्रभावित होकर बात करना बंद कर दें तो ये जिसको बोलना चाहिए ना, ये बात किसी भी तरह से हजम होने वाली नहीं है। और औरंगजेब का महिमा मंडन जो लोग भी कर रहे हैं, आज देखिए भारत में रहने वाले जितने मुसलमान हैं, उनके पूर्वज सबके हिंदू हैं। उनमें से कितने ऐसे लोग होंगे जिनके रगों में औरंगजेब का खून बह रहा है? अरे भैया, सबका आप डीएनए चेक कराइए तो सबका डीएनए भारतीय निकलेगा। इसलिए औरंगजेब के साहब अगर कोई अपनी संवेदना व्यक्त करता है तो वो ये मान के चलना चाहिए कि वो इस राष्ट्र के साथ आज भी एक रूप नहीं हो पाया है। इसको इसी रूप में देखना चाहिए, औरंगजेब के महिमा मंडन से बचना चाहिए। नागपुर की जो घटना है, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, नागपुर में कोई दंगा नहीं हुआ। नागपुर में एक प्रकार का फसाद, दंगा तब होता है जब दो पक्ष लड़ते हैं। दो पक्ष नहीं लड़े, एक पक्ष ने बवाल मचाने की कोशिश की, उस बवाल को आप एक दंगे का रूप दे रहे हैं। वो दंगा नहीं है, दंगा तब होता है जब दो पक्ष लड़ते हैं आमने सामने। एक पक्ष की महिलाओं को साथ अभद्रता की, गाड़ियां जलाई, पत्थर फेंके, ये तनावपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश की है, और ये काम वहां के मुस्लिम समाज ने किया है। इसको इसी रूप में देखना। ठीक बात है, ठीक बात है। जी बोलिए, कंप्लीट करिए जल्दी से। नहीं, मेरा हो गया कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मनीष शर्मा को चर्चा में शामिल करता हूं। मनीष शर्मा, ये एक पूरा, जैसे आप देख रहे हैं, हम भी लगातार ही देख रहे हैं, महेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं कि भाई गोडसे को महिमा मंडन नहीं किया सकता, जो कोई कर रहा है वो अच्छी बात नहीं है। और अभी स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि भाई औरंगजेब ने तो अपने बाप को ही गद्दी से उतारा, कैद किया, बंदी किया, जो भी किया, लेकिन गोडसे ने तो राष्ट्रपिता की हत्या कर दी, तो वो तो महाक्रूरतम आदमी था कुल मिलाकर। और उस पर चर्चा नहीं होती, औरंगजेब पर चर्चा करके एक ऐसा माहौल बनाया जाता है। तो अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये पूरा ट्रेंड, इतिहास पर राजनीति करने का ट्रेंड, चाहे वो राजनीतिक पर्सनालिटी हो, कोई जब राजनीति की बात आएगी, काम की बात आएगी, तो कहेंगे ये फला, हम तो बहुत अच्छे आदमी, फला जी ने बिल्कुल गड़बड़ कर दिया इसलिए ऐसा हो गया। ये इतिहास पर खेलने की जो पॉलिटिक्स है, इसको किस रूप में देखा जाए इस देश में? मनीष शर्मा। नहीं, मैं तो देखिए, एक बात जो बार बार कहता रहता हूं कि आप जब मध्यकाल को देखते हैं तो मध्यकाल के नजरिए से देखना होगा। आप आज खड़ा होकर के मध्यकाल को नहीं देख सकते हैं। और जब प्राचीन काल को आप देखते हैं तो उस दौर के नजरिए, उस दौर के मूल्यों को ध्यान में रख करके आपको देखना होगा, और उस दौर के शासकों के रवैये को देखना होगा, उस दौर के जनता के रवैये को देखना होगा, उस दौर के जो मूल्य थे, जो कानून थे, उस हिसाब से चीजों को देखना होगा। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग एक किसी दौर को आज खड़ा होकर के नकार दें। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो लोग अशोक महान को अपना इतिहास में वहां से दृष्टि लेते हैं,
बहुत सारे लोग हैं जो अकबर को महान बताते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो औरंगजेब की बहुत सारी चीजों को लेकर के सकारात्मक होंगे। मैं कहता हूं कि ये कोई आज के दौर में हमको लगता है कि इतिहास को जो देखने का नजरिया है वो नजरिया न होकर के आज की राजनीति को खड़ा करने का नजरिया, आज की राजनीति को ताकत देने का जो उसके पीछे संदर्भ है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं अब अगर आपके दिमाग में है, जैसे मोदी जी 14 में आते हैं तो मोदी जी बोलते हैं 1200 साल की गुलामी, यानी कि आप मध्यकाल को जो आप पहले तो आप मुस्लिम काल मान लेते हैं और फिर उसको मान लेते हैं वो गुलामी का काल मान लेते हैं उसको। उसी दौर में तो बहुत सारे हिंदू राजा भी थे, उसी दौर में तो बड़ा साम्राज्य विजयनगर का भी था, तो वो केवल मुस्लिम काल थोड़े था भाई मध्यकाल। लेकिन आप जो है 1200 साल की गुलामी की बात करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये आरएसएस के, बीजेपी के देखने के नजरिए का संकट है जो औरंगजेब को इतना तूल देने की कोशिश हो रही है। एक नॉर्मल सी बहस हो सकती है, एक एकेडमिक बहस हो सकती है, सारे इतिहासकार उस पर लिख चुके हैं। और हम एक अबू आजमी ने जो बोला वहां महाराष्ट्र में, उसमें उन्होंने केवल इतिहासकारों को कोट किया। अब आपको उन इतिहासकारों को गलत साबित करिए, आप कोई नया इतिहास लेके आइए। उस दौर के शासन के बारे में बहुत सारी सकारात्मक नकारात्मक बातें इतिहासकार लेके आए हैं, चाहे वो इरफान हबीब को सुनिए, चाहे वो बीएन शाह को सिंह को सुनिए, आप जितने भी इस तरह के लोग हैं उस दौर के जो इतिहासकार हैं। तो अबू आजमी ने भी यही बोला। उसके बाद औरंगजेब को किसने पकड़ा? अगर ये बीजेपी का एजेंडा नहीं रहता, विश्व हिंदू परिषद का इसको फसाद नहीं खड़ा करना चाहती, आरएसएस इसको फसाद नहीं खड़ा करना चाहती, तो पूरे राज्य में मार्च और प्रदर्शन का औरंगजेब को लेकर के कौन ऐलान किया था? और वो जो आप नागपुर में मार्च निकाल रहे हैं और आप जिस तरह के नारे लगा रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह से आप जो है वहां कुछ चादर इस तरह का एक वहां फूकने की बात हो रही है, जिस तरह से वहां पे पुलिस उसके बाद लाठीचार्ज करती है, तो आप केवल क्या एक तरफा सब्र का इंतजार कर रहे हैं क्या, कि एक तरफ ही सब्र आप तलाश रहे हैं क्या? तो मेरा ये कहना है कि औरंगजेब को एक सामान्य शासक की तरह देखने का जो नजरिया है, मध्यकाल के एक शासक की तरह देखने का नजरिया है। जैसे अशोक के दौर में हम अशोक को, प्राचीन काल में अशोक को देखते हैं, या उस दौर में और जो मौर्य काल को देखते हैं, आप उस दौर में और ज्यादा गुप्त काल को देखते हैं, उसी तरह आप जो है मध्यकाल में विजयनगर को देख सकते हैं, उसी समय आप जो है अकबर को देख सकते हैं, उसी समय आप औरंगजेब को देख सकते हैं। ये बहुत नॉर्मल और एकेडमिक बहस का विषय है, लेकिन राजनीतिक कारणों से इसको बीजेपी आरएसएस के सामने हमेशा एक कोशिश रहती है कि हर मसले को कैसे एंटी मुस्लिम बना दिया जाए। और ये हमको लगता है कि इससे खतरा। एक और बात मैं आप कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में 2029 को लेकर के बीजेपी के अंदर भी एक लड़ाई चल रही है, और योगी साहब थोड़ा उसमें स्पीड पकड़ लिए हैं उत्तर प्रदेश में। फडणवीस साहब को अभी अचानक से ये इस चुनाव के बाद से मैं देख रहा हूं कि उनकी भाषा बहुत ज्यादा कम्युनल हुई है, बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। वहां गडकरी जी भी 70 के ऊपर होने जा रहे हैं, और योगी जी बहुत तेजी से थोड़ा स्पीड उनकी तेज हो गई है। तो एक ही अंदरूनी प्रतिस्पर्धा भी है। महाराष्ट्र को भी उत्तर प्रदेश के तर्ज पे, ये महाराष्ट्र की भाजपा और उत्तर प्रदेश की भाजपा 2029 की तैयारी कर रही है असल में, और वहां से खड़ा होकर के पूरे प्रदेश, पूरे राज्य को कम्युनलाइज करना है, पूरे राज्य को एक इस दिशा में झोंकना है, नकारात्मक और हिंदू मुस्लिम मसले की तरफ झोंकना है। यह भी एक पहलू है, हम लोगों को इस पे ध्यान जो देना चाहिए। ठीक है। ये कहते हुए कि देखिए ये जो दौर है आप देखिएगा कि बीजेपी बहुत संकट में है, इसको भी समझना है। बीजेपी इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस भाषा में प्रधानमंत्री से बात की है, भारत के प्रति जिस हिकारत से बात की है, और जितना जो है मैंने बेनकाब कर दिया, इसकी चर्चा मनीष कर लेंगे, इस पर चर्चा अलग से कर लेंगे। आज इसी पर रहे हम लोग। एक ब्रेक का समय है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है, संघ के विचारक महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि भाई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए, ये फसाद है, दंगा नहीं है, क्योंकि एक वर्ग ने ही ज्यादती की है। और संभल से लेके महाराष्ट्र तक, नागपुर तक, ये पूरा एक बयानबाजी, प्रदर्शन, मतलब औरंगजेब की कब्र खुदे ना खुदे, उस औरंगजेब की कब्र हटे ना हटे, लेकिन पता नहीं और क्या क्या ऊधम उत्पाद करने की तैयारियां कर ली गई हैं। और इसमें राजनीति है, इसमें एक ध्रुव है हिंदुत्व की राजनीति का, दूसरा है कि भाई मुसलमानों का वोट चाहिए। तो एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार इन्हीं जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं
इनको हम चर्चा करेंगे इन पर। ब्रेक से लौट आए हैं और चर्चा औरंगजेब वर्सेस गोडसे की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने औरंगजेब से ज़्यादा क्रूरतम बता दिया है गोडसे को। वो कहते हैं कि औरंगजेब ने तो अपने पिता को कैद कर लिया था, लेकिन गोडसे ने तो राष्ट्रपिता की हत्या ही कर दी थी। तो क्रूर कौन हुआ, ज़्यादा क्रूर कौन हुआ, इस पर एक नई बहस छिड़ गई है और हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हैं। इस बीच ब्रेक के दरमियान इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, विश्लेषक अजय शुक्ल भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत अजय जी, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं, उनकी तरफ रुख करूंगा। जोशी साहब, ये वोट की राजनीति है। मनीष अभी कह रहे थे कि भाई अब जो पुराने इतिहास के जो काले पन्ने हैं, मैं कहता हूं कि औरंगजेब का पन्ना काला है हमारे लिए, कि भाई औरंगजेब ने तमाम अत्याचार किए, तमाम चीज़ें की। हालांकि मनीष कह रहे हैं कि मध्यकाल के इतिहास को इतिहास की तरह देखना चाहिए, उसमें कहीं ज़बरदस्ती का राष्ट्रवाद उसमें घुसड़ने की ज़रूरत नहीं तो परिणाम बड़े भयंकर और भयानक होंगे। लेकिन एक बात तो है कि हम अपने जो हमारे वीर थे, हमारे जो आइडियल हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे योद्धा हैं, क्या हम इस डर से कि बवाल हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, हिंसा हो जाएगी, ऐसा महेंद्र प्रताप ने कहा अभी कि दुर्घटनाओं के डर से क्या हम गाड़ी चलाना छोड़ देंगे, अपनी बात करना छोड़ देंगे क्या? प्रोफेसर जोशी। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, इस देश के 140 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था महंगाई हटाने को, बेरोजगारी हटाने और किसानों की आय दुगनी कर, और इसके साथ महिलाओं के उत्थान के लिए। और शेयर स्टॉक जो मार्केट है उसको ठीक करने के लिए वोट देने का काम कर। अभी बात करते हैं, डिबेट में है थोड़ा। हाँ, बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्र हटाने की बात कर रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूँ आज, वैसे हालांकि मैंने जितना आपके बयान को सुना, बातों को सुना, आपने तो बात सारी आपने खत्म कर दी है। जो भारतीय जनता पार्टी अपने नफरती एजेंडे को बढ़ाने में लगी हुई है और औरंगजेब के माध्यम से वो जिन्न को निकाल कर, और भारतीय मीडिया के अधिकतर साथियों ने उस को और हवा देने का काम करा, और उसकी परिणति ये हुई कि नागपुर में एक दंगा हो गया। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि विश्व हिंदू परिषद के थे, वो कहते मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वो दंगा भड़का दिया, वो एक पक्षीय था। आप रोज आपके नेता भारतीय जनता पार्टी के, विश्व हिंदू परिषद के, आरएसएस के रोज औरंगजेब पर बयान करेंगे, उसके बाद आप मीडिया के माध्यम से उस पर रोज बहस कराएंगे और एक नफरती एजेंडे को चलाएंगे, तो आप ही इसके मैन ऑफ द मैच रहे। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस दंगे के बाद भी उनके कलेजे में ठंडक पड़ गई है, या कोई और बड़े दंगे कराने की इन लोगों की साजिश है? क्योंकि अगर देश की सरकार चाहती कि इससे माहौल खराब हो सकता, तो 1 महीने से ये बहस को बंद भी करा जा सकता है, सरकार कड़े फैसले भी ले सकती है। लेकिन सरकार के नेतृत्व में, सरकार के लीडरशिप में ये इस घटनाओं को न केवल अंजाम में हुआ है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ इसकी आग लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करा है, और मीडिया ने उस आग को फैलाने का काम करा है। उसकी परिणति ये रही कि जो नागपुर जैसा शहर है, वो शहर आज जल रहा है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपने बताया कि संतरे का प्रदेश है, एक प्याज का भी प्रदेश है जितना मेरा अध्ययन है, लेकिन जो संतरे की खूबसूरती ये होती है, वो हरे रंग में होता है, और उसमें जो है अंदर से भगवा रंग के संतरे निकलते हैं। ये संतरे की खासियत मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस संतरे को मैंने देखा है। आज देश के सामने प्रश्न खड़ा है कि क्या आप लोग कह चुके हो, देश जानता है आपकी नीति और नीयत क्या है, आप अपने सारे वादों को चुनावी जुमले कह चुके हैं। ठीक है, और जी, चुनावी जुमले कह चुके हैं, देश जानता है,
और अब जो भारतीय जनता पार्टी को जो पिच सूट कर रही है, वो पिछले चुनाव से जो सूट कर रही है, तो वो अब केवल अपने नफरती एजेंडे पर आखिर तक आ गए हैं। आप पिछले, चौहान जी आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन हम भी पॉलिटिकल साइंस के 31 साल से स्टूडेंट हैं। हम इतना कहना चाहते हैं, केवल 1 महीने की आप भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के बड़े से लेकर छोटे तक की औरंगजेब की क्लिप दिखा दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इसके बीज किसने बोए और इस जिन्न को उठाकर क्यों लेकर गया। देश समझता है, प्रदेश समझता है और जवाब भी माकूल समय पर देता है। ठीक बात है। प्रोफेसर ओम सुधा सामाजिक चिंतक हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर ओम सुधा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि, क्या वहाँ किसी हिंसा का स्थान होना चाहिए क्या? और क्या ये राजनीतिक स्वार्थों की परिणति है, या फिर वास्तव में जो बात हो रही है कि औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए, औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए, तो क्या हम इतिहास पर चर्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे उसके लिए हमें जो कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी? प्रोफेसर ओम सुधा, हम लोगों ने 2014 के बाद बहुत तेजी से जो है पीछे दौड़ना शुरू कर दिया था। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं आपको, तमाम दर्शकों को, कि सुनीता विलियम्स जो है, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स जो है, अभी 9 महीने के बाद बढ़ रही है। मुझे लगता है कि खुशी बात हम लोगों के लिए यह है, पूरी दुनिया सुनीता विलियम्स पर चर्चा रही है। एलोन मस्क ने जो है, उन्होंने जो है अनाउंस किया है चंद्रमा पर जो है 26 में एक नया जो है मानव सहित जो है भेजेंगे सैटेलाइट। अभी इस पे चर्चा चल रही है पूरी दुनिया में। बहस का मुद्दा जो है अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष यात्री हैं, सुनीता विलियम्स है। हम लोग और पूरा देश बधाई पात्र है कि हम लोग मस्जिद खोद रहे हैं और हम लोग औरंगजेब पे चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह चर्चा, औरंगजेब पर चर्चा जो है अभी अनादिकाल तक चल रही है। इसके लिए जरूरी है तमाम वो मीडिया चैनल जिनका टीआरपी इन्हीं बहसों से बढ़ता है, वो लोग अपने अपने कार्यालय में औरंगजेब की आदम कद प्रतिमा लगाते हैं, ताकि बहस से, कभी भी औरंगजेब से बहस जो है, जो 1 महीने से चल रही है, वो बेरोजगारी पर, आरक्षण पर, जो बढ़ती हुई महिलाओं के खिलाफ हिंसा है, इन तमाम मुद्दों पर कभी बहस हो ही नहीं सके। औरंगजेब पर ही बहसों में सच कहता हूं, मेरा हृदय गदगद होता है जब भी टीवी खोलिए औरंगजेब औरंगजेब चल रहा है। मुझे लगता है कि उससे बड़ा शासक कहीं नहीं, और बीजेपी को औरंगजेब से इतना प्यार है, मुझे लगता है जल्दी ही औरंगजेब जो है बीजेपी के पोस्टर बॉय होंगे, क्योंकि जो गोडसे हैं उनको तो ये पोस्टर बॉय बना नहीं सकते हैं। अभी भी जो संघ के हमारे साथी बैठे हुए हैं डिबेट में, उन्होंने जो है गोडसे को लेकर अपने हाथ पीछे खींच लिए। तो इनका जो है, इनकी पूरी विचारधारा ही संदिग्ध है। इनके पास सही मायने में कहें तो नफरत की विचारधारा छोड़कर कोई है ही नहीं। आप सोच कर देखिए अभी कितना महत्वपूर्ण फैसला है कि तेलंगाना में जो है 43% ओबीसी रिजर्वेशन हो गया है। यह राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुझे लगता है कि मुझे लगा था कि आज आप चर्चा में इनको पढ़ेंगे, लेकिन धन्य भाग हमारे औरंगजेब जी हम लोगों को छोड़ ही नहीं रहे। उन महान औरंगजेब को मैं आज प्रणाम करता हूं भारत भूमि से। हम भारत भूमि के लोगों को, आपने भारतीयों को सौभाग्य दिया है कि आपको लेकर हम इतनी लंबी बहस कर रहे हैं, और बीजेपी कार्यालय की आदमकद प्रतिमा डॉक्टर ओम सुधा, डॉक्टर ओम सुधा, मुझे औरंगजेब की चर्चा पर चर्चा में कतई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं, आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन औरंगजेब के नाम पर जो कुछ हो रहा है विघटन, उस पर मुझे चिंता है और आप सबको चिंता होगी। इसीलिए इस कार्यक्रम में आज हम उसी एंगल पर बात कर रहे हैं, ना कि औरंगजेब के महिमा मंडन पर। जी दुर्गेंद्र जी, आखिरी बात यही कहूंगा, यह जो नागपुर है ना, ये झांकी है। यह जो नोएडा से प्रयोगशाला चल रही है ना, दंगा की प्रयोगशाला, और मैं एक्सेप्शन मीडिया को छोड़कर, और मैं मुंह पर भी, मैं दूसरे चैनलों पर मुंह पर एंकरों को कह देता हूं, मैं सही मायने में आज की तारीख में उंगलियों पर गिने जाने वाले पत्रकार हैं,
और मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे आज के दौर के सबसे महान और विद्वान पत्रकारों के साथ मैं डिबेट पर बैठता हूं। आज के दौर में पत्रकारिता भी पूरी तरह मर चुकी है। ऐसे समय में जनता के मुद्दे को जिंदा रखना भी बड़ी बात है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि जो है आपकी नौकरी कितने दिन बचेगी, मुझे भी चिंता होती है कभी कभी आपकी, क्या आप नौकरी को रिस्क पे लेकर कर रहे हैं, पता नहीं आपका चैनल चल कैसे रहा होगा, यह भी चिंता होती है। लेकिन हम सबों को, जो हम देश में रहते हैं, हम सबों को इस देश के प्रति राष्ट्रभक्ति साबित करने का यही मौका होता है जब हम राष्ट्र के बारे में ईमानदारी से सोचते, न कि इन जो है नफरत के विषयों पर हम उलझे, नफरत की बात करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल का शो दुर्गेंद्र जी सुनीता विलियम्स पर हो, क्योंकि सुनीता भारत लौट रही, सुनीता जो है धरती पर लौट रही है। ये उम्मीद की वापसी है, साहस की वापसी है, और हम सबके लिए, पूरे धरती वासियों के लिए गर्व का क्षण है। अब हम लोग कल मस्जिद न भी खोदें, एक दिन के अंदर को शायद दे, तो हम लोग सुनीता विलियम्स पर बहुत शुक्रिया प्रोफेसर ओम सुधा, बहुत शुक्रिया। ये पूरे देश को, पूरी दुनिया को आपने ये अभी हमारे शो के माध्यम से बताया कि सुनीता आ रही हैं, और सभी को पता होगा चूँकि आजकल बहुत तेज़ से मीडिया चलता है। और मैं भी पूरे देशवासियों को और दुनिया में फैले भारतवंशियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सुनीता विलियम्स के परिवार को, जो गुजरात में है, उसको भी बहुत बहुत बधाई, और हम सबको बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि इतना अद्भुत मिशन से वो लौटी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जुड़ गए हैं, निरंजन शेट्टी महाराष्ट्र से शेट्टी साहब हैं, बहुत स्वागत शेट्टी साहब आपका। अजय शुक्ल, वरिष्ठ संपादक, विश्लेषक, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपकी तरफ रुख करूंगा। बार बार मैं इसी बात पर, जैसे अभी संघ के विचारक ने कहा कि भाई क्या किसी दुर्घटना के डर से हम गाड़ी चलाना छोड़ देंगे, क्या इस बात पर कि कुछ बवाल हो जाएगा हम अपने राष्ट्र नायकों को याद ही नहीं करेंगे, उनकी बात ही नहीं करेंगे, और यही होता रहा है अभी तक। तो ऐसा अब आगे नहीं चलेगा। कुल मिला के संघ का संकेत ये है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अब गडकरी जी एक अलग तरीके से अपनी बातें कहते हैं उनका, लेकिन नागपुर में जो कुछ हुआ, नागपुर को लेकर, औरंगजेब को लेकर आप देखो कि 15-20 दिन से हम लोगों की भूमिका भी काफ़ी बड़ी महत्वपूर्ण रही औरंगजेब के मामले में, और हम लोग भी काफ़ी योगदान करते रहे इस मामले में, और अंततोगत्वा सारी चीज़ें सामने हैं। संभल में आप देखिए वही पैटर्न, जो औरंगजेब का पैटर्न, यहाँ होड़ लगी हुई है। एक कह रहा भाई जुमे की नमाज हम होली के समय नहीं पढ़ने देंगे। खैर किसी तरीके से बड़े समझदार लोग थे दोनों पक्षों के, उन्होंने मसले को निपटाया। अब दूसरे ने कहा कि भाई एक की तो मुख्यमंत्री जी ने तारीफ कर दी है, तो अब मैं कैसे पीछे रहूं। तो उसी जिले का एक और पुलिस अफसर कूद पड़ा आज कि साहब सोमनाथ के तोड़ने वाले का मेला नहीं होगा। तो अब क्या मतलब, ये देश इतिहास में ही चलेगा, वर्तमान और भविष्य की चिंता नहीं है हमें। अजय शुक्ल, देखिए मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय से शायद इस बात की होड़ मची है, कौन कितना बड़ा जो है विध्वंसक है, कौन कितना जो है सुलह कुल को खत्म करता है, कौन कितना ज्यादा लड़ाइयां और झगड़े के फसाद के कारण पैदा कर रहा है। तो आज उन्हें शायद इन सब जगहों पर बैठाया जा रहा है, किया जा रहा है। मैं एक बड़े उदाहरण के साथ में बात शुरू करूंगा। होली के समय में इतने ज्यादा शोर मच रहा था, तमाम जगह हम सबको चिंता थी कि शायद यूपी में इतने सुकून से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बड़ी चिंता थी जी। सहारनपुर में भी उसी तरह का माहौल था। लेकिन मैं आपको बताऊं, बधाई देता हूं सहारनपुर के एमपी को, उन्होंने जो कभी भी होली नहीं खेलते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये जरूरी है कि हमें यह संदेश देना चाहिए। वो पहले गए, सबके साथ होली खेली, और उसके बाद में फिर नमाज अदा करी। यही तरीका होना चाहिए। मुझे लगता है यही एक बेहतर, अच्छा तरीका होता है। मैं यूपी पुलिस को भी धन्यवाद देता हूं कि उसने काफी हद तक संभाला, चीजें अच्छी हुई हैं। लेकिन दुखद यह है कि जहर बोने का काम उन्होंने किया जिनका काम था कि अमन चैन स्थापित करें, और यही हर जगह हुआ। आप यदि औरंगजेब या उसकी बात करते हैं, मुझे लगता है कि 300-350 साल बाद भी यदि औरंगजेब जीवित है तो साहब इससे बड़ा दुख होना नहीं चाहिए तथाकथित हिंदूवादियों के लिए। क्योंकि
उसे जिंदा आप किए हुए हैं, उसे महापुरुष आप बनाए दे रहे हैं। कौन चर्चा करना चाहता है औरंगजेब पे? कोई नहीं करना चाहता है। और फिर मैं कहता हूं, यदि आपको उसकी मजार कब्र गिरानी है, तोड़नी है, कुछ करना है, साहब एएसआई आपके अंडर में है, केंद्र की सरकार आपके अंडर में है, राज्य की सरकार आपके अंडर में है, लगाइए, एक ऑर्डर जारी कीजिए, लगाइए और गिराइए, सुनिए ही मत। आपने कहा सुना है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जब बुलडोजर चले तो कर दीजिए। तो मेरा मानना है आप गिरा दीजिए, शोर मचाने, क्योंकि आप असल में दंगे फसाद कराना चाहते हो, आप सुकून से कुछ करना नहीं चाहते हो। नहीं, वहां भी कह रहे हैं कि कार सेवा करेंगे, अयोध्या की तरह वहां भी कार सेवा की जाएगी। वही चीज कि अयोध्या में जब मंदिर सबकी सुलह से उसी जगह बन रहा था जितनी जगह चिन्हित की गई थी हिंदू पक्ष द्वारा, तो साहब मंदिर कैसे बन जाएगा सुलह से? हम तो दंगे फसाद करा के हम तो उसको मिटा के बनाएंगे, यानी लाशों पर हम मंदिर खड़ा करेंगे, लाशों पर हम तमाम सारी चीजें करेंगे। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। और रही बात औरंगजेब महान था, ये तो कोई नहीं कह रहा है, ये तो सिर्फ महान वही लोग बता रहे हैं और वही लोग आपस में लड़ रहे हैं। साहब हर कोई कहता है कि औरंगजेब ने कुछ अच्छे किए तो बहुत ज्यादा खराब किए। औरंगजेब का शासनकाल भारत के, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा रहा। जो मानसरोवर कोई और नहीं ले सका, वो मानसरोवर उसके राज्य में शामिल था। सब मैं ये इसलिए कह रहा हूं, और जिस आज पीओके की बात होती है, सबकी बात होती है, उसके राज्य में शामिल था। तो ये हिंदुस्तान का जो अखंड भारत का आज नक्शा सोचते हैं आप मन में, वो नक्शा उसने बना के दिया था। आपको गर्व करना चाहिए। और फिर एक चीज कह के खत्म करूंगा कि जब आप ऐसा कहते हैं तो उनकी भी जो माएं और दादियां थी वो तमाम सारी हिंदू थी। तो ऐसे में आप यह समझ लीजिए कि वो हिंदू मुस्लिम दोनों का ज्वाइंट खून था, एक का नहीं था। लास्ट बात यह है कि नागपुर जो इतने अमन से जीने वाला वो था, वहां पहली बार दंगा कब हुआ? जब आरएसएस वहां बनी, और बनने के बाद 1927 में दंगा, और वो एक हुआ था उसके, लेकिन उसने सबक लिया और उसके बाद में एक भी घटना नहीं हुई। आज फिर जब घटना हो रही है उसी वक्त में, जब तीनों जगह सरकार किसकी है साहब? डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, सारी सरकार ठीक है उन्हीं की है। तो दंगे कराना क्या आपका मकसद है, या अमन चैन से देश चलाना मकसद है, प्रदेश चलाना मकसद ठीक है, ठीक यह चिंतन करना होगा। ठीक है। निरंजन शेट्टी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े। निरंजन शेट्टी, बहुत सारी बातें कहीं, आप चूंकि बाद में आए हैं तो हो सकता है बहुत सारी बातों का रेफरेंस आपको लेना पड़े, लेकिन सीधी बात है, अजय शुक्ल कह रहे हैं, यही बात संजय राउत कह रहे थे, वही बात अजय शुक्ल कह रहे हैं कि भाई सरकार आपकी, केंद्र में, प्रदेश में, हर जगह सरकार आपकी, एएसआई आपके कमांड में, आपको रोका किसने है उसकी कब्र हटाने के लिए? उस आताताई औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए रोका किसने है? ये बड़ा सवाल है। इसका मतलब आप राजनीति कर रहे हैं, आपको कब्र हटानी नहीं है, आपको उसको एक ऐसा पावर सेंटर बनाना है कि औरंगजेब के किनारे चक्कर लगा लगा के आप आगे बढ़ते रहिए राजनीति में। शेट्टी अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। निरंजन शेट्टी। सबसे पहले चौहान जी, मैं सभी से क्षमा चाहता हूं कि सभी इतने विद्वान लोग यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और इसके बावजूद मुझे शायद कुछ जैमर की वजह से मैं आपके साथ में इसके पहले जुड़ नहीं पाया, शायद करीबन एक आधे घंटे पहले जुड़ नहीं पाया। मैं क्षमा चाहता हूं कि यहाँ पर बैठे सभी विद्वान लोग हैं और शायद कहीं ना कहीं मैं उनकी विद्वत्ता को चैलेंज नहीं करना चाहता। हाँ, लेकिन अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा जी। अब बहुत सी बातें हमने सुनी कि हम लोग इस प्रकार से औरंगजेब को बड़ा करना चाह रहे हैं और किस अलग अलग प्रकार से हमको ये कहा गया कि आज भी हम औरंगजेब को जिंदा रखना चाहते हैं। इसके पूर्व के वक्ता ने भी कहा कि अगर चाहते तो सुनीता विलियम्स की बात करते। अब के वक्ता ने ये कहा कि हम
ऐसे पार्टी है जो दंगे से ही हमारा जन्म हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की पूरी तरह से आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को बरगलाने का काम ये महाशय करना चाहते हैं। अगर ऐसे 2014 से लेकर, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इसके पहले कभी कोई दंगा नहीं हुआ? और सबसे ज्यादा दंगे का इतिहास भी इन विद्वान लोगों को मैं गिना सकता हूं, और यदि आप चैनल में मुझे परमिशन दी जाए तो मैं उसकी यादी आपको दिखा सकता हूं। पूरे दंगे की यादी में लेके आज आया हूं। लेकिन मैं इस वक्त आपका चैनल का जितना भी समय है वो व्यर्थ नहीं डालना चाहता हूं, क्योंकि इनको सुनीता विलियम्स की बात करनी है, इनको औरंगजेब, इन्होंने तो औरंगजेब को इतना महान बताया कि जैसे जिस पीओके को आज जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि मानसरोवर किस प्रकार से उनकी माताएं बहनी हिंदू थे, मुझे लगता है इनके ऊपर मुझे तो तरस आता है कि ये शुक्ल जी है, एक ब्राह्मण है और हिंदू इसमें जन्म लिए हैं। पता नहीं, शायद वंशज को पीछे देखने को जाऊंगा तो शायद ये भी औरंगजेब की औलाद होगी। शायद कहीं ना कहीं मुझे इस प्रकार से ऐसे ही नहीं, गलत है। आ रहा है। अब ये गलत है, ऐसा नहीं कहा जाता। अब औलाद अगर किसी को कहेंगे फिर वो पलट के कहेंगे आप किसकी औलाद हैं, ये गलत बात। नो, इस शब्द को वापस लीजिए सेट्टी जी। इतना भी नहीं आप किसी को कह सकते भाई, वो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, वैचारिक रूप से लड़ाई लड़ी है। आप लोग तो बिलो द बेल्ट बात करने लगते हैं, गलत बात। मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, आप बोलिए। लेकिन अब औरंगजेब की आपको कहा जाए औरंगजेब की औलाद तो आप स्वीकार करेंगे? किसी पत्रकार को आप कहेंगे औरंगजेब की औलाद तो स्वीकार करेगा? तो हम उनकी संस्कृति के बारे में नहीं कहेंगे? तो मुझे तो आज भी मैं कह रहा हूँ ना, ये वैचारिक बहस हो रही है। आप वरिष्ठ नेता हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। वैचारिक बहस पे बात करिए ना, वैचारिक बात करिए। उन्होंने तो पूरे ठीक है। प्रोफेसर जोशी बोलने दीजिए उनको, निरंजन शेट्टी को बोलने दीजिए। बोलिए इसमें निरंजन शेट्टी, निरंजन शेट्टी बोलिए। ये व्यक्तिगत आरोप, निरंजन शेट्टी बोलिए। भारतीय के ऊपर आरोप किया है, हर भारतीयों को आपने कटघरे में खड़ा करके रख दिया है। ये क्या कम था? आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे भारतीयों को आपने कटघरा में खड़ा रखा, वो क्या कम था? आप मेरा पर्सनल आप बात कर रहे हो कि मैं व्यक्तिगत नहीं, आप अपनी बात रखिए, वैचारिक रूप से उसको कंडेम्ड करिए, उसको खारिज करिए तथ्यों के आधार पर। बोलिए, ये क्यों कहने की जरूरत है कि आप औरंगजेब की औलाद हैं? इसकी क्या जरूरत है भाई? बोलिए। ये देख लीजिए औरंगजेब का मैंने कहा कि वो हो सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि वो है। मैं ये आप लोग यही फुलझड़ी छोड़ देते हैं और फिर पूरा देश घूमता रहता है। फुलझड़ी मत छोड़िए, वैचारिक लड़ाई लड़िए, वैचारिक बात करिए। आपने क्या कहा वो हिंदू है? नहीं, आपने हमने नहीं, आप जो है जिस तरह की बात कर रहे हैं, आप अपने डीएनए को टेस्ट कराइए। आप अपने डीएनए को टेस्ट कराइए सेंटी साहब, दूसरे को मत बताइए। शुक्ला जी, आप अपना डीएनए टेस्ट कराइए। आप कीजिए, आप डीएनए टेस्ट कराइए। हमें तो पता है, हम तो गंगा के उसमें पैदा हुए हैं, आप ही गलत जगह पैदा हुए हैं। आप अपना इतिहास चेक कीजिए, सेक्युलरिज्म के नाम से आपके यहाँ जिन ने राज किया है वो पता चलेगा। आपके जैसे लोग आपको पता ठीक है। ये अजय जी प्लीज और शेट्टी जी, आप मुद्दे पे बात करिए ना, व्यक्तिगत क्यों जा रहे हैं? ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है शेट्टी जी, तथ्य बताइए। ये व्यक्तिगत बात नहीं है। अजय जी प्लीज, और शेट्टी जी आप भी बिल्कुल लाइन लेंथ में रहिए, गलत बात है। बोलिए। मानसरोवर था कि नहीं था? मुझे लगता है कि इन्होंने आप बताइए ना, आप बताइए ना, आपने जिस आप प्रकार बताइए। मैंने तो नहीं कहा, और कहा आपके उनकी माता त्रिवेदी ने कहा था शिवाजी ने 5 बार माफी मांगी थी औरंगजेब से। मैंने नहीं कहा। आपके सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था 5 बार माफी मांगी, 5 बार माफी मांगी शिवाजी ने औरंगजेब से। आपके सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, मैंने नहीं कहा। आपने उनसे उनका पूछा, आपने उनका पूछा। आप बताइए, आपके भाजपा के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कि नहीं है? आप बताइए सुधांशु त्रिवेदी। आप यही दिक्कत है। तो आप, इसका मतलब है आप जो है औरंगजेब की औलाद तो आती है, क्योंकि आखिरी में औरंगजेब आप ही के यहाँ जाके रहा था। आपने 1927 में आरएसएस के बारे में कहा कि हमने आपने नागपुर को। ठीक है अजय जी प्लीज, और शेट्टी जी कंप्लीट करिए प्लीज। शेट्टी जी कंप्लीट करिए। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं भाई,
गलत बात है। देखिए मैं आपका सम्मान करता हूँ, गलत बात है। हम सारे गेस्ट का सम्मान करते हैं, मेरी चर्चा इस तरह नहीं चलती, गलत बात है। हम किसी को अपमानित करने के लिए नहीं बुलाते। आपके बारे में कोई कहेगा मैं उसको बहुत सख्ती से रोकूंगा, गलत बात है। ये गलत मैंने बोला हो बता दीजिए। वो बता दीजिए ना, आपने नहीं, मैं तो पूरी रानियों के नाम गिना दूंगा, आप नहीं गिना पाएंगे, लेके आइएगा, आप नहीं गिना पाएंगे। जोधाबाई की औलाद था। चलिए अलग से चर्चा कर लेंगे हम, कौन किसकी औलाद है इस पर चर्चा अलग से कर लेंगे हम। अब आज मुद्दे को डिरेल मत करिए। वो कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं कि नफरत फैलाने के लिए इस तरह की चीजें होती हैं। नफरत को कंडेम्ड करना चाहिए हम सबको। ठीक है, अब वक्त नहीं है मेरे पास वक्त नहीं है। मैं एक अंतिम टिप्पणी महेंद्र प्रताप सिंह की लूंगा। ठीक है अजय जी प्लीज, और शेट्टी जी आप भी प्लीज। महेंद्र प्रताप सिंह के पास आ रहा हूं। महेंद्र प्रताप सिंह बताइए, क्या औरंगजेब देश भगवान से भी बड़ा है क्या? क्या उसने यहाँ पर का जो पूरा देश में जो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि औरंगजेब इतना बड़ा था कि वो इस यहाँ के जो भारत की जो भूमि है उसने निर्मित की क्या? उसके कारण ये नक्शा देखिए ना, नरेंद्र मोदी का नक्शा देख लीजिए और ये देखिए। क्या वो भगवान था क्या? नहीं है, ये तो आप बना रहे हो। भगवान तो आप बना रहे हो, किसको बता भगवान आप बना रहे हो। ठीक है। अब वक्त नहीं, माफी के साथ मैं दोनों को रोक रहा हूं मैं। अजय जी और शेट्टी जी प्लीज कृपया मुझे मजबूर ना करें कि मैं आवाज बंद करूं प्लीज, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है किसी सीनियर व्यक्ति की आवाज में बंद करना, अच्छी बात नहीं। प्लीज दोनों लोग शांत हो जाएंगे। अंतिम टिप्पणी महेंद्र प्रताप की। महेंद्र प्रताप, ये नफरत कैसे मिटेगी? आप लोग बात कर रहे हैं, आप तो तमाम लोग करा ली। ठीक है प्लीज शेट्टी जी प्लीज। महेंद्र प्रताप, नफरत कैसे मिटेगी? क्योंकि आपका संघ भी नफरत मिटाने के लिए काम करता है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। देखिए मेरा निवेदन है कि हमारे जो बातचीत में लोग जो वार्ताकार बैठे हैं, एक तो थोड़े से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पहले से मन बना के आते हैं, वो चर्चा से बाहर भाग जाते हैं। उनको चर्चा पे रहना चाहिए। और दूसरी चीज, नफरत ऐसे नहीं मिटेगी। नफरत देखिए, अभी आपने क्या कहा कि 2014 के बाद ये बात होने लगी, 2017 के बाद ये बात होने लगी। इसका 2014 और 17 से आप मत जोड़िए। 1925 में संघ बना है, उसके बाद से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे काम हो रहा है। 1980 में भाजपा बनी, उसके पहले जनसंघ बना, तब से सांस्कृतिक राष्ट्र। देखिए अब उस चीज का परिणाम दिखने लगा है, इसलिए हम लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। दिक्कत यहाँ आ गई है। तो ये पेट का दर्द, हमको इसका इलाज करना पड़ेगा। इसके ये जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ठीक है मुझे छोटी टिप्पणी और लेनी पड़ेगी। मेरा कार्यक्रम ओवर हो गया है, कार्यक्रम का वक्त ज्यादा आगे बढ़ गया, मुझे टिप्पणी लेनी पड़ेगी। जल्दी से मनीष जल्दी से, पेट में दर्द हो गया वो कह रहे हैं, बहुत जल्दी से प्लीज अनम्यूट करिए मनीष, जल्दी से। मुझे लगता है 30 सेकंड ऐसे ही चला जाएगा अनम्यूट में ही। सुन नहीं पा रहे हैं मनीष हम आपको। जोशी साहब बोलिए, मनीष बाद में। जोशी साहब बोलिए। ये हमारे साथी कह रहे थे पेट में दर्द उनके हो गया जो 400 पार की बात कर रहे थे, पेट में दर्द उनके हो गया जो 80 की बात कर रहे थे। आज कहाँ खड़े उत्तर प्रदेश में? 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, 33 सीटों के साथ खड़े हैं। बड़ी बड़ी बात करने वाले। ठीक है, सीटों पर चर्चा कर लेंगे। ओम सुधा, पेट में दर्द आगे कुछ देश में है। डॉक्टर ओम सुधा वो कह रहे हैं पेट में दर्द होने लगा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अब फल फूल रहा है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। 10 सेकंड में, बहुत जल्दी। मुझे लगता है कि इन लोगों को और 2-4 मुसलमान शासक को खोज लाना चाहिए और फावड़ा लेकर इन लोगों को मस्जिद की खुदाई में जुट जाना चाहिए। हमको भी अच्छा लगेगा कि हम देखना चाहते हैं कि जो पाषाण काल में जो दुनिया थी कैसे थी। जब तक हम लोग पत्ता पहन के जो है पैर में लटक के हुलेले नहीं करने लगेंगे तब तक कि भाजपा और आरएसएस को चैन नहीं मिलेगा। ठीक है मनीष 10 सेकंड जल्दी से अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको, आपका ऑडियो गड़बड़। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए जल्दी से बोलिए, बहुत जल्दी। नहीं, मेरा बस इसमें इतना कहना है कि देखिए इनको अतीत में जाना पड़ रहा है क्योंकि वर्तमान में इनके सामने संकट बहुत बढ़ गया है। मैं जो बात कह रहा था बीच में कट गया था। और इस समय जो विश्व गुरु हैं उनको एक अमेरिका का राष्ट्रपति डांट रहा है। वो कह रहा है कि हम जो है टेरिफ किंग बता रहा है, हथकड़ी पहना के भारतीयों को भारत में भेज रहा है। तो बीजेपी अभी बहुत बुरी तरह अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मसलों में फंसी हुई है और इसलिए उनको औरंगजेब की तरफ जाना पड़ेगा, इसलिए उनको अतीत की तरफ जाना पड़ेगा।
और वो बार बार इस तरह, इसीलिए उनको संभल जाना पड़ रहा है, ठीक है। बहराइच जाना पड़ रहा है। ठीक है मनीष, अब वक्त नहीं है मेरे पास। थैंक यू अजय जी, 10 सेकंड जल्दी से। बीजेपी को उसके पास जवाब देने का नहीं है। अजय जी, नफरत कैसे मिटेगी? आप तो आज बहुत गुस्से में हैं। नहीं, गुस्से में नहीं है। देखिए, किसी व्यक्तिगत टिप्पणी, तथ्यों पे मैं बात करता हूं सदैव। मैं एक एक चीज का सबूत के साथ बात करता हूं। बहरहाल, मेरा यह मानना है कि मोहब्बत के साथ में हमें आगे बढ़ने की दिशा में सोचना चाहिए। हमें सबको जोड़ना चाहिए। हिंदुस्तान से ना हम मुसलमान निकाला जा सकता है, ना कोई निकाला जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें सबको भाई की तरह से लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविकता यह है कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी हम ही से कन्वर्टेड है। और यह बात बार बार कही जाती है, और जब यह बात ये भी कहते हैं तो साहब उसी पे हमला करेंगे, यह तो उचित नहीं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना हुआ है संघ का। इंद्रेश जी खजूर खिला रहे थे, हमने आज देखा। भागवत जी माला पहना रहे थे। यही तो मुझे लगता कि हो क्या रहा है। निरंजन सिट्टी, क्या मतलब नफरत मिटेगी नहीं, बढ़ेगी क्या? चौहान जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने तो पहले से हमको दोषी करार दे के रखा है। नागपुर में चलिए छोड़िए झगड़ा, छोड़िए भाई, पूरी तरह से कौन झगड़ा कौन पकड़ रहा है? अगर हमको 2014 से लेकर अगर हम आज तक की बात करेंगे तो कितने दंगे हुए, और कौन से एक छोटी सी दंगों बात पे को मत लेकर चर्चा करिए ना, विकास पे चर्चा करिए, सुनीता विलियम्स पे चर्चा करिए। दंगों पे क्यों चर्चा कर रहे? छोड़िए, हटाइए, कहाँ चक्कर में पड़े हुए हैं। रिकॉर्ड दंगे हुए भाई साहब। चलिए मैं फिर चर्चा कर लूंगा। बहुत शुक्रिया सभी का। निरंजन सिट्टी, भुवन भास्कर जोशी, महेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर ओम सुधा, अजय शुक्ल, मनीष शर्मा और तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अमन चैन होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही अजय जी ने कि भाई अब इस देश में हम सब मिलकर ही रहें, यही एक हमारे पास विकल्प है। और दर्शकों, आपके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि इतिहास आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाया और बताया जा सकता है, लेकिन जो आधिकारिक इतिहास है उसको जरूर देखिएगा। कहीं इतिहास पूर्णतया सत्य नहीं होता, सत्य के इर्द गिर्द की चीजें होती हैं इतिहास में। तो इनको लेकर आप लड़ाई झगड़ा बवाल झंझट में मत पड़िए। भारत का भविष्य आपके हाथों में है, भारत का वर्तमान आपके हाथों में है, और ये अमनो चैन से ही संभव है। नमस्कार।